सो लेट्स से एफसीसी में this layer is A layer, है ना, whichever is passing like this. This layer is B layer, this layer is C layer, and this layer is again A layer, right? And अगर हम इसमें देखेंगे तो ये along body diagonal हम we are considering. तो देखो इस कॉर्नर के नीचे क्या मिला, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, है ना, along the body diagonal. इसके सेंटर पे क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड. फिर से क्या मिला, टेट्राहेड्रल बॉन्ड. मिला या नहीं मिला? ठीक है. फिर इसके बाद एक और, जैसे मान लो एटम को यहाँ पे यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, फिर ए के लिए ये ए है, फिर ऐसी बी आएगी लेयर, इन दोनों के बीच में फिर से क्या आएगा. अच्छा राइट, ये तुम कह रहे हो. हाँ सर. टेट्रा ऑक्टा टेट्रा, लेकिन उधर से हमारा क्या आ रहा था, बी के ऊपर सी आ रहा था. लेट्स से हम इसमें देखें ऐसे, राइट, यहाँ पे आया ऑक्टा, इसका यहाँ कहीं पे अगर देखेंगे प्रोजेक्शन तो टेट्रा बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन टेट्रा बन रहा है, फिर टेट्रा फिर ऑक्टा. हाँ ठीक है, ये बात सही है, 2 टेट्रा आएंगे. हाँ हाँ, 2 टेट्रा फिर 1 ऑक्टा. हाँ सही है ना. देखो भाई, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, करेक्ट. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2z है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड z है, राइट. ये इसके डबल है, तो करेक्ट यही होगा, टेट्रा ऑक्टा टेट्रा, ऐसे करके 2 टेट्रा एक साथ आएंगे, देन ऑक्टा टेट्रा, ऐसे चलेगा, राइट. अगर हम एक एक लेते तो फिर क्या होता है, 1:1 का रेशियो हो जाता. करेक्ट, ठीक है. ठीक है, और कोई डाउट? तो ये बात आप वैसे चाहो तो इधर से समझ सकते हो, ठीक है. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2z, ऑक्टाहेड्रल वॉइड z, तो ये डबल होंगे. ये इसके लॉन्ग देख लो. अच्छा, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, कॉर्नर के नीचे क्या है, टेट्रा, फिर सेंटर पे क्या है, ऑक्टा, फिर कॉर्नर के नीचे टेट्रा, फिर इधर दूसरी यूनिट अगर चालू हो जाएगी तो सेम यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा, अलोंग बॉडी डायगोनल, टेट्रा ऑक्टा टेट्रा, ऐसे चलता जाएगा. करेक्ट. आई हैव नेवर रियलाइज टिल नाउ, मैं केवल एक ही के बारे में सोच रहा था, राइट. गुड. चलो ठीक है. ऐसे तो ये इससे प्रूव हो गया है ना, 2z और z डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल के. चलो अब चलते हैं आगे. तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये बोला कि ये सब पढ़ लेना, मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थोड़ा बताना था, ठीक है. सबकी इमेजिनेशन बन गई पढ़ पढ़ के, जो भी है, राइट. अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, दिस इज द पैटर्न, ठीक है. तो इससे थोड़ा सा डायग्राम ले ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है. सो लुक एट क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी लाइक ओवर हियर, ठीक है. तो आपको क्या दिख रहा था, दिस इज ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर सी लेयर, फिर ए लेयर, लाइक दैट, ठीक है. ऐसे आपको दिख रहा था, राइट. ये वाला जो एटम था, एक मिनट, डायग्राम और है कहीं दिख जाए वो, देखते हैं नीचे तो नहीं रखा. हाँ ये रहा, ठीक है. सो लुक एट ओवर हियर, ये आपका है ना एफसीसी का, हमने जो डायग्राम देखा था वो यही है, राइट. एफसीसी में वी हैव सीन लाइक दिस, है ना. तो ये ए लेयर थी, ऐसे जा रही थी, फिर बी लेयर पे हमें एक कॉर्नर, फेस सेंटर, फिर कॉर्नर,
फिर लेट्स से फेस सेंटर, फिर कॉर्नर, और ये पीछे वाला जो भी कॉर्नर आएगा वो, है ना। तो ये सब एक साथ टुगेदर थे, राइट। सॉरी, इसके पीछे का फेस सेंटर, पीछे वाले का। तो ये देख लो ये कैसे लग रहे हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3 ऐसे। फिर इधर से 1 2, राइट, ये, और इसके पीछे ये वाला फेस सेंटर। फिर अब ये वाला है, उसमें कौन सा दिख रहा है, दिस, वी कैन सी दिस, वी कैन सी दिस, राइट। तो ये 3 हम देख सकते हैं। इसके पीछे छिपे हुए कौन से हैं, ये, राइट, और इसका कॉर्नर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये 3 हमें ऐसे दिख रहे हैं, इसके पीछे 2 और 1, और फिर ये हो गया हमारा फिर से ए लेयर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ये सॉलिड स्टेट का 3rd लेक्चर है, ठीक है। पिछली बार जो हमने स्टार्ट किया था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आधा लेक्चर स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ था, है ना। Yes. तो हाँ, ये 3rd लेक्चर है। तो नाउ वी आर सीइंग, लेट्स से क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, that is FCC. And if we are, let's say, drawing like this, so let's say we are drawing like this, ये एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे। तो इसके ये 5 दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इसके कौन कौन से दिखेंगे, ये दिखेगा, सेंटर वाला दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये देखो कैसे दिख रहा है, ये ऐसे एक है ना, यहाँ पे ये सेंटर पे है, ये दिख रहा है हमें। इसके पीछे ये सेट बगल में है तो ऐसा दिखेगा, इसके पीछे में ये है तो ये ऐसा दिखेगा। फिर ऐसे ही ये दिखेगा, इधर वाला इसके पीछे ये दिखेगा, और इसके बीच में ये पीछे होगा जो छिप गया है ना। ये जो हाइपोथेटिकल फेस सेंटर बनेगा, मतलब, है ना, उस पे जो एटम आएगा वो ये रहा, ये ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, यहाँ ये 3 एटम्स दिख रहे हैं, इधर वाला कॉर्नर, ये फेस सेंटर बाहर वाले का, और ये वाला फेस सेंटर। तो कैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके पीछे कौन कौन छिप गए, इसका फेस सेंटर छिप गया, इसका फेस सेंटर छिप गया, इसका कॉर्नर छिप गया, इसका फेस सेंटर छिप गया, इसका फेस सेंटर छिप गया, और इसका कॉर्नर छिप गया, ठीक है, ऐसे। और फिर ये हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, फिर से ए लेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर वॉइड की पोजीशन भी देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ना, समझ में आ रहा है, मतलब मैं दोबारा से यही सब बातें समझा रहा हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ ये ऑलरेडी। तो यहाँ पे वॉइड की पोजीशन देख लेते हैं। वॉइड की पोजीशन क्या है, तो ये जो है इन तीनों के ऊपर बैठा हुआ है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 3 ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये 3 ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं अपोजिट, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसा चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग सबने समझ लिया। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे बात कर रहे हैं। कैसे होती है एबी टाइप, एबी क्लोज पैकिंग। अगर एबी केवल लिखा है तो, है ना, बीसीसी भी हो सकती है। तो एबी क्लोज पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ये जो है ना, ये हेक्सागन ऐसे बना, राइट। अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे, राइट, कि हम केवल और केवल इसके 6 में से 3 ही वॉइड कवर कर पाएंगे। तो ये हमने लेट से 3 वॉइड कवर कर दिए, वो जो बी लेयर है, वो 3 वॉइड यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। बाकी फिर ये, है ना, ये खाली है बाकी 3। फिर उसके बाद फिर से हमने ए लेयर डाल दी, राइट। तो फिर से ए लेयर डाल दी यहाँ पे, राइट। फिर से ये बी लेयर डाल दी। तो ये पूरी जो यूनिट है इसको बोलेंगे 1 हेक्सागन।
हेक्सागोनल यूनिट, ठीक है। तो जिसका बेस ये हेक्सागन है, राइट, ऐसा इसको मानेंगे। इतना समझ में आ रहा है? इसमें ये 3 डाले हुए हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए लेट्स से हेक्सागोनल में ये है ए लेयर यहाँ पे, और ये भी ए लेयर है, इसके बीच में बी लेयर है। तो बी लेयर कैसे है? ठीक है, तो बी लेयर कैसे है? लेट्स से एक ट्रायंगल के ऊपर, इन तीनों के ऊपर, लेट्स से ये ध्यान रखो, इन तीनों के ऊपर यहाँ पे एक एटम है। फिर क्या होगा, राइट, फिर नेक्स्ट वाला वॉइड वैकेंट होगा, वहां पे तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। इन तीनों के ऊपर डाल दिया, फिर यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे इन तीनों के ऊपर, फिर ऐसे ये खाली होगा, फिर इन तीनों के ऊपर अल्टरनेट, ऐसे ये बी लेयर हो गया। तीन एटम इन बिटवीन हो गए। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये ए है लेट्स से, और ए और बी बराबर होते हैं, राइट, सी अलग होता है। दिस इज बी विच इज इक्वल्स टू ए, ये भी ए है, राइट। ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, सी, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, है ना, इस लेयर का, इसको बीच में से काट देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c/2, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ये हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वेरी गुड। तो अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पूछना है, ठीक है, तो आप इस वाले आइटम को ध्यान से देखो, इससे बड़ा आसानी से दिख सकता है कोऑर्डिनेशन। ये वाला आइटम कितने लेट्स से एटम्स को छू रहा है, यहाँ पे 6, ठीक है। फिर 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट 12, ठीक है। ये क्या हो गया, 12 हो गया, राइट। ये किस डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस ए। इसमें नियरेस्ट नेबर निकालने की जरूरत नहीं है, एट डिस्टेंस ए। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या हो गया, बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। तो ए और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 2r, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, बताओ भाई कितने होंगे। तो ये हर एक जो कॉर्नर है ना, एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, तो जैसे मान लो ये कॉर्नर है, तो 3 यूनिट सेल ऊपर और 3 नीचे, तो कितनी यूनिट सेल में शेयर्ड है, ये 6, इक्वली शेयर्ड होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/6। कितने ऐसे हैं कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 और 6 12, नंबर ऑफ एटम्स 6 into 1/6 प्लस ये तीनों के तीनों इनसाइड है, इनका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा। अच्छा हाँ, इनका ये जो फेसेस पे इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, राइट, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ इंटू 1, सॉरी 2 + 3 into 1, ये कितना हो गया,
2 + 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो z की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड कितने हो गए? दैट इज इक्वल टू 2z which is 12 and number of octahedral bond that is, है ना, ये कितने आ जाएंगे? तो ये आएंगे z के बराबर तो 6। ठीक है, octahedral bond एंड टेट्राहेड्रल बॉइड यहाँ पे आ गए। ठीक, ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहाँ पे आए मैं समझा देता हूँ। राइट, जैसे एक लेयर ये थी, राइट, इसके ऊपर ये वाला एटम है तो यहाँ टेट्राहेड्रल बॉइड आ गया, बट ये वाली खाली थी, तो इस दो लेयर के बीच में यहाँ ऑक्टाहेड्रल बॉइड यहाँ आया, ऑक्टा ऑक्टा अच्छा ऑक्टा, है ना। इस लेयर और इस लेयर के बीच में 3 ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड यहाँ आए और 3 ऑक्टाहेड्रल इसी तरह से, है ना, इस लेयर और इस लेयर के बीच में आए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ऑक्टा, इसके नीचे ऑक्टा एंड यहाँ पे ऑक्टा, करेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड अलग से अगर आप चाहो अलग कलर से ड्रॉ कर लो, मतलब सेम ये जो है इसी के जस्ट ऊपर आएंगे। टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ कहाँ पे आएंगे? तो टेट्राहेड्रल बॉइड आपको पता है हर एटम 3 एटम्स के ऊपर है रेंडमली, है ना, ऐसे ही चल रहा है ना नॉर्मली। ये हमने एक बनाई थी, है ना, क्लोज पैकिंग, सॉरी बिल्कुल पास पास रखना था। ये हमने बनाई थी एक क्लोज पैकिंग, इसमें एक इस 3 के ऊपर ये एक आया, फिर जब इसकी हमने सेकेंड लेयर की लेट से हमने बात की तो इन तीनों के ऊपर फिर सेम सेम बात आ गई, राइट, है ना। बी के ऊपर फिर ए लेयर आने लग जाएगी, तो हर हर 3 के ऊपर बनेगा या फिर बोल सकते हो हर एक के नीचे बनेगा, हर एक एटम के नीचे। कहाँ कहाँ? तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बताओ, इस एटम के नीचे कौन से 3 पॉइंट होंगे? एक दो ये यहाँ पे और एक दूसरे वाले यूनिट सेल में जो लगा होगा, है ना, ये 3 बना रहे होंगे, तो यहाँ पे आ गया टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ऐसे ही इसके नीचे इसके लिए भी सेम केस होगा, ये दो इसके और एक इधर वाले का, है ना, किसी का, ऐसे यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉन्ड। क्लियर है? कोई पूछता नहीं है, बस बता दे रहा हूँ इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, हर एक के नीचे एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड आएगा, है ना, जो भी एटम है उसके जस्ट नीचे आएगा, है ना। हमने टेट्राहेड्रल बॉन्ड में देखा था, जैसे 3 एटम के ऊपर हम रखते थे ये चौथा वाला एटम, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या होता था? इसके जस्ट नीचे होता था, तो इसके जस्ट नीचे, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे हर एक्सिस पे देख लोगे आप। ठीक है, दो दो, ठीक है। इसके अलावा और कौन बच गए? ये 3 एटम बच गए, राइट। इन तीनों के नीचे, फिर इन तीनों के ऊपर, है ना, 6, फिर इसके ऊपर, है ना, और इसके नीचे। तो ये जो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, इन 3 के नीचे और ऊपर दैट इज 6, इसके नीचे 7, इसके ऊपर 8, इन 8 के अलावा बाकी एजेस पे कितने हैं? कितने हुए? हमने देखे 8 एजेस कितनी है? 6 पे हैं 2, 6 × 2, हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/3, है ना, हर एज 3 यूनिट सेल में शेयर्ड है, सब हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/3 इन 1 यूनिट सेल, 1/3, 3 से ये कट गया, 2 × 2 4, 4 + 8 12, समझ में? ऐसे टेट्राहेड्रल बॉन्ड 12 आ गए। कहाँ कहाँ पे? फिर से देख लो, हर एक एटम के नीचे, और यहाँ पे इस एटम के नीचे और बी लेयर के ऊपर एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ऐसे हम बता सकते हैं। फिर इन 3 एटम के नीचे और 3 एटम के ऊपर, है ना, इस सेंटर के नीचे और इस सेंटर के ऊपर। ठीक है, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड पता चल गई, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी पता चल गई, बट ये सब कुछ काम के नहीं है, पोजीशन आपसे पूछ नहीं रहा है, बल्कि ये पूछते हैं नंबर। इमेजिनेशन के लिए बताया है कि ऐसा कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो या तो दोबारा बना लेना अच्छे से साफ साफ। अब हम C/2 और इस पे बात करते हैं। ठीक है, मैं पुराना पूरा हटा दे रहा हूँ।
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो 3 लच्छे है इसके ऊपर मैंने ये वाला एटम माना था, तो कैलकुलेशन ऑफ C/2 करनी है मुझे। तो ये जो एटम होगा ये किसके कहाँ पे गिरेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे गिरेगा। ये डिस्टेंस C/2 है ना, समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस C/2 है। अब ये कैसे निकालेंगे? ये हमें पता है ये A है विच इज इक्वल टू 2R, है ना। और हमको ये पता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर की डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। कितनी आएगी बताओ? तो या तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस निकालें, ठीक है, उसका 2/3 कर दें, है ना। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/2। कितनी? √3a/2। a√3/2, राइट। इसका 2/3 कर देंगे तो ये आ जाएगी a/√3। एक तरीका तो ये है निकालने का, और दूसरा तरीका है कि अगर इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसको a/2 पे काटेगा, मतलब आधा काटेगा, फिर आप 30 साइन लेके ले लो, बट ठीक है आपने निकाल लिया 2/3। ये a√3/2 आ गई ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल ली। ये डिस्टेंस पता है क्या है? दो एटम आपस में टच कर रहे होंगे, ऑल दीज एटम्स आर टचिंग ईच अदर, है ना। तो ये डिस्टेंस 2R मतलब a है, ये डिस्टेंस है a/√3, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। हाँ ये बताओ C/2 कितना निकल गया है? कैलकुलेशन ऑफ C/2 मैं कर रहा हूँ फिर से नीचे। इससे ये क्यों जरूरत है सी, हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सके, बाकी तो नहीं तो आप रिजल्ट याद भी कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ C/2, तो C/2 में हमने क्या बताया था, ये एक लेट्स से ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, थोड़ा 3D इफेक्ट के लिए थोड़ा सा तिरछा बनाया, और ये इसके ऊपर है, तो ये यहाँ काट रहा है, तो हमें पता था ये डिस्टेंस इज, है ना, ये डिस्टेंस क्या होगी 2/3 ऑफ a√3/2 विच इज इक्वल्स टू a/√3। ये डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। ये डिस्टेंस है C/2, ये डिस्टेंस ये आपस में टच करते हैं तो ये हो गई a, तो बस C/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/3 इक्वल्स टू a²। C/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a²/3, और C इक्वल्स टू हो जाएगा C/2 इक्वल्स टू हो जाएगा a/√2/3 एंड देन C इक्वल्स टू a/√2/3। ये C आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, हेक्सागोनल यूनिट मतलब हेक्सागन तो एरिया है, हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होगा, एरिया बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू सी। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना निकला था किसी को याद है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया था a²√3/4 इंटू 6, है ना। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 3/2। तो एरिया ऑफ हेक्सागन था 3√3/2 a², और c की वैल्यू आ गई 2a√2/√3, है ना। तो √3 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आंसर 3√2a³। ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट्स है। इतनी बात समझ में, ज्योमेट्री वगैरह ये सब समझ में आ गया ना, जैसे सी निकाला हमने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यस सर। और वो डायग्राम दिखाओ ना हेक्सागोनल यूनिट सेल का। हम्म, ओके सर। ठीक है, यहाँ से देख लो ये ज्यादा बेटर है, राइट। ये दो 6 है, इनके बीच में ये 3, तो यहाँ दिखाया उन्होंने ये 3 ऐसे। यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है।
ठीक है, अब ये आ गया, ये आ गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद क्या निकालना है? पैकिंग इफिशिएंसी, फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? सो हाउ मेनी एटम्स आर इन द लेट्स से यूनिट सेल? 6 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इज 3√2 AQ। कितना हो गया? Z की वैल्यू 6, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 3√2 एंड A की वैल्यू 2R रख देंगे तो 2R का होल क्यू 8R क्यू। ठीक है, तो 4 से ये कट गया 2 टाइम्स एंड 2 से ये कट गया 3 टाइम्स और 3 से ये कट गया इतना, और आर क्यू से आर क्यू, तो क्या बचा? पाई बाई 3√2 और यू कैन से पाई बाई 6√2 क्या आया था ना FCC का, इट इज इक्वल टू 74%, 0.74. Packing fraction is 0.74. Packing efficiency will be 74%. And packing efficiency. कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? कहीं पे भी थोड़ी कैलकुलेशन थी बट आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो डेंसिटी भी निकाल लेंगे ऐसे ही। यस सर। ठीक है सर सर टेट्राहेड्रल वॉइड बताया ना 1 यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोन में आपने 2Z बताया ना, 12 ना सर। बट मतलब जो जो कॉर्नर के नीचे जो बन रहा है उसका 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा ना? कॉर्नर के, हाँ कॉर्नर के नीचे बन रहा है जो, हाँ 1/3 कंट्रीब्यूट सर तो करेगा। टोटल 12 है ना, तो 12/3 4 हुआ ना, तो हाँ 4 तो + 6 10। 6 नहीं 8, तो सेंटर वाले मत भूलो है ना, ये भी तो है इसके नीचे। हाँ सर सॉरी, हाँ हाँ, समझा। ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। डेंसिटी का फॉर्मूला Z into MW डिवाइड बाई AQ into NA। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। अभी का मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। लेट मी ओपन द बुकलेट। ठीक है, फिर आयनिक बॉन्ड पे जाएंगे। रुक जाओ, कहाँ पे है अपनी बुकलेट्स? सर हाँ 1 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी कर। यस सर, यस सर। 6 में था। सर डेंसिटी में जो ए क्यूब है उसकी जगह पे 3√2 ए क्यूब आएगा ना? सर हाँ हाँ डेंसिटी में जो सॉरी, ए क्यूब है, हाँ करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे राइट, बिल्कुल सही, 3√2 AQ है, करेक्ट, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हेक्सागन का ये है ना, करेक्ट।
डन हो गया। तो लेट्स से अगर अब ऑलमोस्ट यू कैन ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अभी कुछ आयनिक बस कंपाउंड बताने बाकी हैं, राइट? यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एटम इज दिस if it crystallize into FCC lattice, the length of side of unit cell is edge length पूछ रहा है ये, और इसने बोला एटम की रेडियाई है, तो आपको रिलेशन लिख देना है। क्या होता है रिलेशन? a√2 इक्वल्स टू 4r, तो a इक्वल्स टू 2√2r, बस आंसर। so it crystallize into FCC lattice, तो r 100 है तो ये 288 होना चाहिए था, सॉरी 282 समथिंग, फिर इन्होंने 141 क्यों दे रखा है? तो फिर नन ऑफ दीज होगा ये आंसर। अब देखो ये लिखा हुआ है जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ordering close packing sheet of equal size do not generate close packing। तो close packing के लिए क्या है? जहां पे सेम एक साथ आने लग जाए, जैसे ए बी फिर बी ए, ठीक है, जब तक अलग अलग हैं चलेगा। जब दो एक साथ आ जाएंगी सेम, तो क्लोज पैकिंग नहीं होगी, तो फिर एकदम से बहुत सारे वॉइड्स बन जाएंगे, है ना? तो कौन सी यहाँ पे क्लोज पैकिंग नहीं शो कर रही है? डी। ठीक है, ऐसे ही आप दे जाना। प्लेटिनम है, FCC क्रिस्टल रेडियस यूनिट सेल दे रखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेटिनम एटम, तो ये सेम आ गया, है ना? a इक्वल्स टू 2√2r, a की वैल्यू 392 दे रखी है, 2√2r 196√2 1.4, 140 के आसपास, 139। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। अभी डेंसिटी इन्होंने पूछी है, वेनेडियम crystallize into body center cubic with a unit side length of this, a की वैल्यू दे रखी है। आपको यूनिट जैसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल समझ में आता है, आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल कैसा होता है, राइट? ये वाले जो है ना, ये आपस में टच करते हैं तो a√3 इक्वल्स टू 4r आएगा, बस ये रिलेशन निकल गया। तो इससे आपको एटॉमिक रेडिया निकल जाएगी, क्योंकि ये दे रखा है साइड लेंथ a वैल्यू। फिर आपसे पूछा डेंसिटी, तो d इक्वल्स टू 2 इंटू जेड की वैल्यू 2 है mw, वेनेडियम का दे रखा है 51 मान लो इसे, डिवाइड बाई AQ इंटू Na। ए आपको पता है ये 3 है मान लो, बस 2 इंटू 51 27 इंटू 0.6, ठीक है? अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो 6 इंटू 10⁻23 आता है। तो मैं डायरेक्टली इसको एंगस्ट्रॉम को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये 0.6 का फैक्टर आएगा। अब देख लो ये 170 और ये हो गया 2 से 2 कट गया, 170 डिवाइड बाई 27, तो 6 के आसपास आने लग जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो अब आयनिक कंपाउंड्स पे चलते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अभी आज जो पढ़ाएंगे इसके बाद तो काफी कुछ आ जाएगा आपको। हम नेक्स्ट आता है लेट्स से आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है? हेलो सर, आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लिखना था। कहाँ तक हाँ, कहाँ तक करूँ? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा नीचे। हाँ बस।
हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब बात आती है आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक और स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जैसे मान लो सबसे पहले आता है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? NaCl स्ट्रक्चर। जहाँ पे Cl माइनस आर फॉर्मिंग FCC lattice and Na plus ion are present in octahedral coil. So total number of, let's say total number of ions कितने हो गए? वो ions in one unit cell 4 hence ये याद रखना है, Cl माइनस कहाँ पे होते हैं? FCC lattice में, और Na प्लस कहाँ पे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो FCC lattice में टोटल Z की वैल्यू क्या होती है? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी Z के बराबर होता है 4। तो नंबर ऑफ आयंस इन वन यूनिट सेल कितना हो गया? 4। हेंस 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 फॉर्मूला यूनिट्स, और यू कैन से 4 NaCl molecule are present in, है ना, present in one unit cell। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। अब यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, ओवर हियर कोऑर्डिनेट्स ऑक्यूपाई हैं, फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई हैं बाय Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पे Na प्लस कहाँ पे है? सो Na प्लस इज प्रेजेंट ओवर हियर, Na plus is present over here, Na plus is present over here, Na plus is present over here, H center में present है, Na plus is present over here, Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया ना, ये X रिप्रेजेंट कर रहा है Na प्लस को और डॉट प्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस को। तो 13 Na प्लस इन वन यूनिट सेल present in 13 Na plus present and 14, sorry कितना हुआ? हाँ, 14 Cl माइनस present। अब इनका ये, इसका मतलब ये नहीं ये पूरा कंट्रीब्यूशन है ना। इसमें से 12 Na प्लस जो H पे पड़े हैं उनका 1/3 कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ऐसे कुछ ऐसा लिखा होता है तो आप बच्चों को याद ही नहीं रहता ये क्या है। जैसे मान लो किसी ने कहा एक ही यूनिट सेल बना रहा है, तो एक यूनिट सेल बनाने के लिए कितने Na प्लस चाहिए होंगे? 13 Na प्लस चाहिए होंगे, राइट। उस वन यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन उन 13 Na प्लस से कितना आने वाला है? इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 4 Na प्लस के बराबर। क्यों? क्योंकि जो 12 H सेंटर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो H सेंटर में प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4 है ना। ऐसे ही Cl माइनस कितने चाहिए हमें? 14। कहाँ पे? 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये बात लिखी होती है। तो अब अगर आपको ये बात नहीं आएगी तो फिर आप समझ नहीं पाओगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया। ये तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ना, Z ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ना इन वन यूनिट सेल, दैट इज Z। इसको बनाने के लिए
इन्हें लोग कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30 Na प्लस एंड 14 Cl माइनस। हाँ कोई अब कुछ कह रहा था वो मुझे बता दो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कोई डाउट? सर ये Na एजेस में प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है ना? क्या? Na प्लस। एज सेंटर और बॉडी सेंटर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके थैंक यू। ठीक है, तो ये जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है वो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स का होता है ना, अदर हैलाइड्स लेट्स से सेम स्ट्रक्चर और रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, rock salt type structure shown by halides of alkali metal potassium rubidium and NH4X AgCl ऐसा भी है ना, AgBr एटसेट्रा। AgBr का देखना पड़ेगा, AgBr में कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, तो एटसेट्रा। बाद आती कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये जो कोई भी Cl माइनस है, लेट्स से Cl माइनस के नियरेस्ट में क्या है, Na प्लस ही है, so we are going to count how many let's say Na plus ions surrounding Cl minus। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर है ना 12 मत लिख देना, राइट, क्योंकि ये किस डिस्टेंस पे है, ये Na प्लस सबसे नियरेस्ट है ना, Cl minus surrounded by Na plus and every Na plus is surrounded by Cl minus। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 for Cl minus and 6 for Na plus। Na plus तो वैसे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था 6 है, बट 6 for NaCl and Cl minus, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं Na plus Cl minus is nothing but 6:6। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सर वो NH4X है, हैलाइड है ना X? हाँ, अमोनियम NH4 प्लस जो है ना वो पोटेशियम की तरह दिखता है, मतलब कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हैं। ओके सर। सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं BCC टाइप स्ट्रक्चर। Cl minus is forming simple cubic, है ना, simple cubic cell, or you can say present at corners। present at corners only Cl minus। और सीजियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स Z कितने हो जाएंगे, है ना, Z कितने हो गए, कॉर्नर्स 8 होते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1। सीजियम प्लस कितने होंगे 1, एक ही बॉडी सेंटर पे, तो 1 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ये कहाँ यूज होने वाला है, ये 1 फॉर्मूला यूनिट, डेंसिटी वगैरह निकालेंगे तब ये यूज होगा कि एक यूनिट सेल में कितना मास है। NaCl के 1 यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट है, तो 4 फॉर्मूला यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे क्या होगा 1 फॉर्मूला यूनिट इज प्रेजेंट, तो ये दिखेगा कैसे,
से यहाँ पे Cl माइनस, और यहाँ पे सीजियम। जनरली कैटायंस छोटे होते हैं, कैटायंस का साइज कम होता है जनरली एनाइन से, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसलिए कैटायंस जो है वो वॉइड्स में होते हैं, ठीक है। कैटायंस का साइज छोटा है एनाइन से, इसलिए ये किस में होंगे, वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो इस ये किस में होते हैं, हैलाइड्स ऑफ सीजियम के लिए है ये स्ट्रक्चर। हैलाइड्स ऑफ सीजियम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड में है। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, क्यूबिकल वॉइड, मैंने लिखा नहीं, क्यूबिकल वॉइड है ना। क्यूबिकल वॉइड में तो ये कितने कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, 8 कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए 8। अच्छा ये जो कॉर्नर है ये कितने यूनिट सेल में शेयर्ड है, 8 में। हर एक में क्या होगा, बॉडी सेंटर पे एक कैटाइन क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो ये कितने से सराउंडेड है, कितने सीजियम से सराउंडेड होगा, Cl माइनस 8 से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, सीजियम प्लस इज टू Cl माइनस इज 8:8। वन फॉर्मूला यूनिट मींस वन मॉलिक्यूल, है ना, या एम्पेरिकल फॉर्मूला यू कैन से। फॉर्मूला यूनिट का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जनरली हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। कोई भी कॉमन जैसे कहीं आ रहा है, मान लो कहीं पे आ रहा है Ca2SO4 होल ट्वाइस, तो क्या लिखते हैं, CaSO4। तो वहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सर बोलो सुशील। सर इसमें यूनिट सेल के साइड लेंथ एंड रेडियस के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं दोनों में। हाँ हाँ हाँ, ये भी लिख सकते हैं यार, ये भी एक काम का है, राइट। ये मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, उसमें भी आएगा। रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ और इन सब में क्या आ जाएगा, बताओ भाई। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ और साइड लेंथ। तो देखो इस साइड में ये जैसे मान लो कोई एनाइन प्रेजेंट है और ये बीच में इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, a, विच इज इक्वल्स टू इसका r, इसका 2r और इसका r। तो 2 टाइम्स r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे ये रिलेशन हो गया। r प्लस और r माइनस के बीच का रिलेशन आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी देख सकते हो कि इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, अगर रेडियस रेशियो देखा जाए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या बताया था, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड r divided by capital R is greater than 0.4142 0.732। इसके लिए बताओ क्या हो जाएगी, r प्लस एंड r माइनस। बताओ कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, r प्लस का मतलब क्या होगा, r को क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस सर ऑफ Na। तो प्लस किसके लिए हो जाएगा, कैटायन के लिए, माइनस किसके लिए हो जाएगा, एनायन के लिए। r प्लस मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, r माइनस इज रेडियस ऑफ एनायन। नहीं कोई बात नहीं, बट ये कह रहा हूँ बस, ये तो बहुत आसान बात है ना, ठीक है। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा रिलेशन, ये डिस्टेंस जो है वो a√3 है, इज इक्वल्स टू r माइनस एंड 2r प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस रिलेशन।
तो हम क्या लिख सकते हैं 2r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू a रूट 3। ठीक है, हो गया। हम नेक्स्ट थर्ड इज जिंक सल्फाइड, मतलब उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ZnS टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सल्फाइड 2 माइनस इज प्रेजेंट एट FCC लैटिस, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और Zn2 प्लस इज प्रेजेंट एट 50% टेट्राहेड्रल बॉइड 4, है ना। मतलब 50% टेट्राहेड्रल बॉइड कैसे, along any body diagonal only one tetrahedral bond is present along any body diagonal. Only one tetrahedral bond is occupied. हर बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल बॉडी होते हैं ना, 2 कॉर्नर से मिलके एक बॉडी डायगोनल बनता है, हर कॉर्नर के नीचे एक टेट्राहेड्रल बॉडी होता है। तो किसी भी बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल बॉडी होंगे, उसमें केवल और केवल 50% ऑक्यूपाइड है, मतलब आधे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये हो गया इसका। इसमें और क्या क्या बताना है, कितनी फॉर्मूला यूनिट होंगी, तो कितने होंगे 4 फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट, 4 फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। और क्या लिख सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टेट्राहेड्रल बॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, एंड सल्फाइड 2 माइनस का भी कितना होगा 4:4। कैसे, ऐसे समझ लो हर कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसके नीचे जो है वो केवल 50% टेट्राहेड्रल बॉइड आर ऑक्यूपाइड। तो जो 8 यूनिट सेल में 8 जो टेट्राहेड्रल बॉइड बनते थे, उसके केवल और केवल 4 टेट्राहेड्रल बॉइड ही भरे होंगे। 4 टेट्राहेड्रल बॉइड भरे होंगे तो फिर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, इसमें रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, रेडियस रिलेशन क्या हो जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल बॉइड मैंने आपको बताया था, है ना, टेट्राहेड्रल बॉइड अलोंग बॉडी डायगोनल होता है, राइट। अच्छा, ये ऐसे बना देते हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस थी a√3। ठीक है, इसकी 1/4 डिस्टेंस पे आपको a√3/4 पे टेट्राहेड्रल बॉइड मिलता है, राइट। Yes. बस r प्लस प्लस r माइनस इक्वल्स टू a√3/4। ठीक है, सर इसके यूनिट सेल का डायग्राम कैसे होगा। क्यूबिक है, सब जगह है, क्यूबिक यूनिट सेल है सारा। सर मतलब वो हाफ में ही फिल है ना, तो H2 माइनस, तो बस बता दिया ना, हर बॉडी डायगोनल के अलोंग एक भरा होगा। ओके सर। तो जैसे मान लो एक यहाँ भरा हुआ है, एक यहाँ भरा हुआ है, एक यहाँ भरा हुआ है, एक यहाँ भरा हुआ है। इस बॉडी डायगोनल के अलावा यहाँ पे नहीं भरा हुआ है,
है ना, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग है ना यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, ऐसे इस बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ नहीं भरा हुआ, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ नहीं भरा हुआ है, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग यहाँ नहीं भरा हुआ है, ऐसे 4 भरे हुए हैं। क्लियर है सुशील? यस सर। सर सर आपने ये 1/4 डिस्टेंस पेयर करके कैसे माना, वो मुझे नहीं समझ। ये मैंने बेटा आप जब टेट्राहेड्रल वर्ड बताया था तब बताया था ये कि टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन कहाँ होती है। ओके सर, किसके तो साथ? ये जो छोटा वाला वो बनता था ना, हाँ। छोटा वाला यूनिट सेल बनता था, उसके सेंटर पे होता था टेट्राहेड्रल वर्ड। तो छोटा वाला जो आपका यूनिट सेल था वो कहाँ पे था, राइट, वो इसके आधे से बना हुआ है ना, एक ही यूनिट सेल को हमने 8 पार्ट में तोड़ लिया तब वो छोटा वाला होता है। यस सर, समझ। थैंक यू सर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, that is CaF2। CaF2 में क्या है, Ca2 plus ion is present as FCC lattice, यहाँ उल्टा है। Now calcium size is bigger than F minus and F minus is present at tetrahedral void. तो 100% tetrahedral voids are occupied। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है 4 और F माइनस की वैल्यू 8। तो आप समझ भी सकते हो 4 है ना, तभी CaF2 बना। 4 फॉर्मूला यूनिट्स आर, फॉर्मूला यूनिट्स आर in 1 unit cell। अब ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड वाली बात है तो सेम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। क्या रिलेशन होगा, अच्छा पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर FCC लैटिस है तो 8 एंड F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट इज टू 4। Ca2 प्लस 8 से जुड़ा हुआ है, F माइनस 4 से कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। और रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस रिलेशन क्या हो जाएगा, रेडियस रिलेशन सेम। रेडियस रिलेशन में यहाँ पे आ जाएगा आपका r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू a√3/4। आता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें यही याद रखना है इन स्ट्रक्चर्स में कौन कहाँ पे, तो ये एक्सेप्शन हो गया फ्लोराइड, है ना। जनरली कैटायंस वर प्रेजेंट इन voids, बट यहाँ पे क्या है, एनाइन इज प्रेजेंट इन void। ZnS टाइप स्ट्रक्चर के बारे में एक बात मैंने पहले बताई थी कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ZnS टाइप स्ट्रक्चर है। लिख लो, डायमंड इज हैविंग ZnS टाइप स्ट्रक्चर। Diamond is having zinc blende type structure, zinc blende type structure। तो कितने फॉर्म, कितने कार्बन होंगे 1 यूनिट सेल में, 4 तो FCC लैटिस बना रहे होंगे, 4 वॉइड में होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, टोटल 8। सो 8 कार्बन एटम in 1 unit cell।
और यहीं पे एक और चीज लिख लो या कहीं और लिख लेना, पैकिंग efficiency in diamond is 34%. 34%. Well, 34% diamond is occupied. तो उसको मतलब कैसे समझ सकते हैं, कोई थोड़ा सा हट गए इधर, तो जैसे मान लो ये कॉर्नर है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड लेते हैं यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2r, क्योंकि ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, विच इज इक्वल्स टू a√3/4, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a√3/8. How many atoms are present? 8 into 4/3 pi r cube. और डिवाइड बाई a क्यूब, a की वैल्यू आ गई 8r/√3, तो 8 इंटू ऐसे कुछ आता था तो देख लेने दो, 64 डिवाइड बाई 3√3 r क्यूब, कट गया 54 से 8 कट गया, 8 से ये 4 कट गया 2, eight number of atoms 4/3 by r cube, 2r equals to a√3/4. कुछ गलत किया है क्या? हाँ 8 एक और बार मल्टीप्लाई होगा, 8 क्यू है, ठीक है ठीक है 2, तो ये 16 आ गया, तो यहाँ पे आ गया pi√3/16, सब कट के, ये वैल्यू देखो कितनी आती है, हाँ 0.34 के आसपास है ना, समझ में आया ये? तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो डायमंड की 34% आती है, जो कि मतलब अगर आप ऐसे नॉर्मली लिखा होगा तो आप मानोगे नहीं ना, आप कहोगे ये तो बहुत ही कम हो गया, राइट? यस, चलो तो एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर इज Na2O टाइप, Na2O टाइप स्ट्रक्चर. Na+ कहाँ पे होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में. एंड ऑक्सीजन 2- कहाँ पे होगा? FCC लैटिस पे. तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 8, यहाँ पे 4. सर डायमंड्स में कार्बन बॉयड्स में प्रेजेंट है एज वेल एज FCC लैटिस पे. डायमंड में कार्बन ही है ना सब कुछ, चौड़ तो है नहीं, तो वो FCC लैटिस के साथ साथ कहाँ और प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है सुशील, समझ में आया? क्लियर है? तो एक यूनिट सेल में कितना होगा? 8, फिर लिख दिया ना यहाँ पे 8 कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल. अच्छा वॉइड्स में प्रेजेंट है तो, एंड कॉर्नर में भी तो 50% ही तो ऑक्यूपाइड होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड ZnS में, ओके सर. समझे? तो 4 ही तो ऑक्यूपाई हुए और 4 सल्फर यस सर. की. एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया. ये कितने हो गए? 4 फॉर्मूला यूनिट. तो 4 फॉर्मूला यूनिट सब में है लगभग है ना, केवल किसमें नहीं है? पहले सीजियम क्लोराइड में बस नहीं है. 4 फॉर्मूला यूनिट. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? क्योंकि FCC लैटिस है तो 4 फॉर्मूला यूनिट ही आना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? Na+ इज हैविंग 4, ऑक्सीजन 2- 8. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया. रेडियस रिलेशन सेम आएगा क्योंकि ये
FCC लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में तो r प्लस प्लस r माइनस इज a√3/4। ठीक है, ओके। और ZNS का एक और स्ट्रक्चर होता है वुडसाइड, दैट इज ZNS। बट ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, बस Z जो है ये सब चीजें सेम होगी। Zn2 प्लस जो है वो कहाँ पे होगा, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में। सल्फाइड 2 माइनस इज प्रेजेंट एट HCP लैटिस। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आई, 6 और 6। ठीक है, 6 फॉर्मूला यूनिट सब कुछ सेम है, बस ओनली द थिंग विच इज डिफरेंट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल इज मतलब ओवर हियर हेक्सागोनल यूनिट सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल केसेस। कुछ और हैं, 3 और हैं स्ट्रक्चर, ये याद करने पड़ेंगे, है ना। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। रॉक सॉल्ट NaCl, Na plus is presented octahedral void, Cl minus is presented FCC lattice। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले इतना पोजीशन याद कर लो। Na plus octahedral void में, Cl minus FCC lattice में cesium chloride, Cl minus simple cubic lattice और cesium plus cubical void और body center में। तो the whole structure is called as BCC type structure। फिर उसके बाद है ना, cesium chloride के बाद जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड के दो हैं, जिंक ब्लेंड एंड वुडसाइड। एक है क्यूबिकल यूनिट सेल और एक है हेक्सागोनल यूनिट सेल। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में है Zn2 प्लस और FCC है HCP लैटिस पे सल्फाइड 2 माइनस। ठीक है, फिर है फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 एंड देन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैल्शियम प्लस इज प्रेजेंट एट FCC लैटिस एंड F माइनस इज प्रेजेंट इनटू द वॉइड। जनरली एनायंस जो है लैटिस बनाते हैं, बट यहाँ उल्टा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे, इसलिए बता दे रहे हैं। अगर मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आते हैं। स्पाइनल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, AB2O4। ठीक है, AB2O4 where oxygen 2 minus forms FCC lattice, B2 plus B3 plus present in the 50% of octahedral void, या फिर one half of 1/2 of octahedral void। तो टोटल 4 होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4, यहाँ 2। And then A2 plus, A is the metal which is 2 plus, is present into 1/8 of tetrahedral void, 1/8 of tetrahedral void, so that's why it is equals to 1। ये Z की वैल्यू आ गई। इसके एग्जांपल्स हैं, लेट्स से MgAl2O4, MgAl2O4, ZnAl2O4। मतलब कई बार ऐसे भी ना लिख के कई बार XY2O4 भी लिख सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा आप टाइप का स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ जाना स्पाइनल स्ट्रक्चर है। MgAl2O4, ZnAl2O4 and CO3O4। ठीक है, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर में दो केस होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल स्पाइनल, ये है, इसके बाद है इनवर्स स्पाइनल।
इनवर्स स्पाइनल, उसका भी फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूला इज AB2O3O4, but it is more like this, BABO4. तो यहाँ पे O2 माइनस जो है वो है FCC लैटिस पे, B3 प्लस जो प्रेजेंट है वो है आपका 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना. मतलब यहाँ पोजीशन चेंज हो गई. ये हो गया आपका, ये 50% था, इसका भी 50% रह गया, तो 1/4 ऑफ octahedral void and 1/8 of tetrahedral void. इनवर्स का मतलब ये है. तो B अब दो जगह पे है, एक टेट्राहेड्रल void पे और एक octahedral void पे. और A2 प्लस अब कहाँ पे, इनकी पोजीशन आपस में इनवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना, इसलिए ये इनवर्स स्पाइनल है, दैट इज प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ octahedral void. तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 4, 2 and 1, राइट. ऐसे इसके एग्जांपल्स हैं Fe3O4, Pb3O4, लाइक, ठीक है. इनवर्स स्पाइनल Fe3O4 में क्या है, कैसे लिखा हुआ है, Fe3O4 लिखा है FeO प्लस Fe2O3, है ना, मिक्स्ड ऑक्साइड है ये. Fe3O4 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड का मिक्सचर है. यहाँ पे एक Fe2 प्लस में है और दो Fe3 प्लस में है ना. Ab3O4 टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये. अब ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दोनों जगह Fe है. यहाँ पे भी Pb वाला हटा दो, Pb में एक्चुअली सॉरी Pb नहीं है, Fe3O4 बस. हाँ, CO3O4 से अगेन क्वाल 2 प्लस और 3 प्लस में हो, वैसे जैसे यहाँ पे लिखा था COO CO2O3, यार CO आप लिख सकते हो यहाँ पे CO, और यहाँ पे ये भी आ सकता है CO Fe2O4, ऐसा. तो हो गया इनवर्स स्पाइनल. इसके बाद है पेरोव्स्काइट. सर एक छोटा सा डाउट है. हाँ तो ये CO3O4 और Fe3O4 दोनों एक जैसे हैं क्या? हाँ, बस इसमें है तो एक जैसे ही फॉर्मूला यूनिट, ओनली डिफरेंस इज इसका ये इनवर्स स्पाइनल होता है. इनवर्स मतलब कुछ चेंज हो गया, मतलब एक दूसरे की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई, समझा. इसलिए इनवर्स स्पाइनल बोल रहे हैं. अब स्पाइनली याद करो, एक पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर और है, दैट इज BaTiO3, एक फेमस एग्जांपल है इसका. एग्जांपल हो गया आपका ये AbO3. तो O3 ऑक्साइड जो है वो है फेस सेंटर पे नॉट लेटिस, एट फेस सेंटर. बेरियम 2 प्लस है कॉर्नर पे, एंड Ti+4 है बॉडी सेंटर में, BaTiO3. ठीक है, बस इतना. और ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा दिए इसलिए है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो तुम्हें ये कोरिलेट हो जाएंगे. बाकी क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है इस वाले पार्ट पे. हाँ, कहीं कहीं जगह देखने को मिल जाएगा ये. सर्च करो स्पाइनल है कहीं पे. नहीं है, है ना, तो स्पाइनल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं.
तो जैसे मान लो कुछ इसके क्वेश्चंस यहाँ पे मैं चाहता हूँ कर लूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। ये लिखा है ना, देखो ये देखा आ गया, BaTiO3 crystallized in perovskite structure. This structure may be described as cubic lattice with barium ions occupying the corners of unit cell, oxide ion occupying the face center, and titanium ion occupying the center of unit cell. क्या पूछा है इन्होंने? अब ये कह रहे हैं टाइटेनियम इज डिस्क्राइब्ड एज ऑक्यूपाइंग वॉइड इन BaO लैटिस, है ना? व्हाट टाइप ऑफ वॉइड डज इट ऑक्यूपाई? तो भाई सेंटर पे कौन सा वाला लेट्स से वॉइड होता है ना? बेरियम एंड ऑक्सीजन जो है वो फेस सेंटर बना रहे हैं कंप्लीट मिलके, है ना? कॉर्नर एज वेल एज, तो कौन सा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉइड ऑफ दिस टाइप डज इट ऑक्यूपाई? ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कितना फ्रैक्शन ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 1/4, 25%. कैन यू सजेस्ट द रीजन व्हाई टाइटेनियम occupies certain voids of this type only but not the other voids of same type? तो फिर वही है, that wants to let's say surrounded by oxide ion. बेरियम 2+ के पास तो जाएगा नहीं, 4+ है, तो ये कहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ गया, इसलिए SH2 भी है. SH2 कहाँ पे है? ये हाँ देखो, मैंने बोला स्पाइनल इज an important class of oxide consisting of 2 types of metal ion with oxide ion arranged in CCB. The normal spinal has 1/8 of tetrahedral void occupied by one type of metal ion and 1/2 of the octahedral occupied by another half of metal ion. Such spinals are formed by Mg2+, Al3+, and oxygen 2-. The neutrality of let's say crystal is maintained. तो देख लें Mg का 2+, Al2Al3 का, तो ये कितना हो जाएगा? 6+ और 2+, 8+, तो ऑक्सीजन 2- कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए बस. MgAl2O4. टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाई बाय Al3+. Al3+ कौन से में होगा? तो ये किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ ion, tetrahedral void. Oxide ion is replaced by X8-3. The number of anionic vacancy per unit cell is. तो देख लो, O2- हटा के आपने एक एलिमेंट लगा दिया, मतलब 2- हटा के आपने -8/3 लगा दिया. आपको टोटल चार्ज कितना चाहिए था? टोटल चार्ज आपको चाहिए था -8. -8 डालने के लिए आपको 4 ऑक्साइड लिखने पड़ रहे थे. अभी -8/3 होगा तो कितने डालने पड़ेंगे? 3, है ना? 3 × -8/3, तो -8 आ गया. इसका मतलब क्या है? 4 ऑक्सीजन हटाए तो 3 ऑक्सीजन लगाए, 3 X लगाए, है ना? तो उसके कारण क्या होगा? क्रिएट होगी वैकेंसी, है ना? नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी पर यूनिट सेल इज, तो बना जाएगी. ठीक है, बस इतना हो गया हमसे. तो अभी क्लोज पैक स्ट्रक्चर दे रहे थे, 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रेंज. मैं चाहता हूँ थोड़े क्वेश्चन लगा लो तुम लोग, ये अभी मैं थोड़ा और थ्योरी पढ़ा दूंगा, तो फिर और खत्म करने को तो मैं कल ही आज ही खत्म कर दूं. मैं अभी डिफेक्ट्स और है, बस लास्ट पार्ट डिफेक्ट्स रह गया, बट ज्यादा ना हो जाए एकदम से. अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं छुआ है हमने, क्वेश्चन थोड़ा लगा लो, है ना? एक सीक्वेंस में एक क्वेश्चन लगाते हैं. कौन सी एक्सरसाइज लगाएं? उसे लास्ट वाली लगा ना, ये सब्जेक्टिव वाली. ठीक है, चलो भाई. तो the mineral howlite, one form of CDS, crystallized into one of the cubic lattice. ठीक है, with edge length this. ठीक है, and the density of this is this, right? तो ये जो CDS है ये किसकी तरह हो रहा है? वन ऑफ द क्यूबिक लैटिस. अब यहाँ पे सोचो कि कौन सा होगा ये. तो ऐसा हो सकता है सीजियम 2+ जो है वो क्यूबिकल वॉइड में हो,
और सल्फाइड 2 माइनस जो है वो है ना सिंपल क्यूबिक वो कॉर्नर्स पे। एक ये हो सकता है तरीका विद लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ ऑलाइड इज इन विच क्यूबिक लेटिस डस ऑलाइड क्रिस्टलाइज। एंड फाइंड द शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट अभी छोड़ दो, ये वाला पार्ट। सीडीए से NaCl टाइप भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। चलो इसने एज लेंथ दे रखी है, इससे आइडिया लगाते हैं। ठीक है, इसने एज लेंथ दे रखी है तो इससे कैसे आइडिया लगेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 112 एंड 32। तो कितना हो गया 112 और 32 154। ठीक है, अब हमें क्या पता है डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू MW डिवाइड बाई AQ इंटू 0.6। Na से मैंने 0.6 ले लिया। ठीक है, तो Z की वैल्यू मुझे निकालनी है। Z जो आएगा उससे मेरा आइडिया लग जाएगा ये कितना है, 1 है या 4 है। 4 है तो NaCl टाइप भी हो सकता है। तो बस इसमें सॉल्व कर लो, यही करना है इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया 154 इंटू Z इक्वल्स टू ये ग्राम, फिर AQ। A कितना है 5.87 का होल क्यूब इंटू 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 4.63। तो Z इक्वल्स टू 4.63 इंटू 0.6। 5.87 का होल क्यूब कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216। 5.86 तो 5 का 125 मैं 200 मान ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो 200। तो ये कितना हो गया 120 और 4.83 तो कितना हुआ यार ये 46 416 एंड 90 550 154। तो ठीक है ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब Z की वैल्यू 4 आई। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ ये क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC लेटिस मेथड। समझ में, ऐसे कर लेंगे। फाइंड द शॉर्ट की डिफेक्ट ये छोड़ दो अभी। चलो सॉल्व दिस 14 क्वेश्चन। फर्स्ट रीड एंड सॉल्व। सर एक छोटा सा डाउट है। हम्म, सर अभी Z की वैल्यू फ्रैक्शन में आई ना, जैसे अभी 3.62 आ रहा है ये तो मैंने क्योंकि मैंने 5.87 को कुछ अंदाजे से ले लिया। नहीं, तो मैंने X कैलकुलेटर से किया तब भी 3.629 आ रहा है, मतलब 3.63 आ रहा है। तो अच्छा, इस केस में Z का वैल्यू क्या लेंगे? फिर Z की वैल्यू 4 ही लेनी पड़ेगी। मतलब पर 4 कैसे लेंगे, मतलब 3 एटम्स पूरे आ जा रहे हैं और दूसरा एटम तो आधा ही आ रहा था, तो उसे काउंट नहीं। एक्चुअली क्या है इसमें डिफेक्ट्स हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो होता क्या है डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे हमने बोला डिफेक्ट्स 3 तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। क्या मतलब है समझते हैं। जैसे मान लो एक ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है एटम और कुछ एटम्स अपनी पोजीशन से गायब हो गए, तो इनको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, है ना। सर्टेन लेट्स से एटम्स आर एब्सेंट फ्रॉम देयर पोजीशन, तो पॉइंट डिफेक्ट हो गया। सर्टेन लाइन इज लेट्स से एब्सेंट फ्रॉम द पोजीशन, पूरी की पूरी लाइन ही गायब है, तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। और अगर मान लो सर्टेन सीट और प्लेन इज लाइन लेट्स से, है ना, एब्सेंट, तो फिर क्या हो जाएगा वो प्लेन डिफेक्ट हो जाएगा। तो जनरली पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं, जनरली पॉइंट डिफेक्ट ही होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट होने के कारण मास लॉस हो रहा है। मास लॉस हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम तो उतना ही है, मास कम हो गया, इसलिए यहाँ पे ये Z की वैल्यू आ रही है। सर 3.9 आ रही है वैसे भी। तो आपने 154 लिया था ना, इसके लिए वैसे आ रही होगी। मतलब 144 है ना मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा, तो हाँ 3.9 144 है। है। हाँ ठीक है, मैंने 144 ले लिया, वो 154 ले लिया था, राइट। यस 3.9 आ रही है, तो वो एग्जैक्टली इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स का भी इन्होंने मेंशन किया है इसमें। चलो 14th,
In a solid AB having NaCl type structure, A atoms occupy the corner of unit cell and the face center position. ठीक है, तो NaCl में A जो है वो Cl माइनस की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, and if all the face center atoms along one of the axes are removed, ठीक है, किसी एक एक्सिस के along remove कर दिए गए, what will be the packing fraction and the density of resultant solid. ठीक है, तो अगर A एटम किसी भी एक एक्सिस के along लेट्स से हम देख रहे हैं तो कितने रिमूव हो जाएंगे? सर 4. नहीं सर 3. एक मिनट देखते हैं, सोचते हैं. along one axis, तो यही वही हो गया लाइन डिफेक्ट, कैसे बोल रहे हैं ये. वन एक्सिस का मतलब ठीक है, ऐसा कुछ है. अब अगर मान लो कोई एक एक्सिस इन्होंने रिमूव करी है, ये नहीं बताइए कौन सी एक्सिस. इफ एक मिनट, इफ ऑल द अच्छा फेस सेंटर बोल रहे हैं, इफ ऑल द फेस सेंटर अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, तो यस फेस सेंटर रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, मान लो ये, तो दो फेस सेंटर हट गए. ठीक, दो फेस सेंटर हटने के बाद फॉर्मूला क्या रह जाएगा? ए कितने रह जाएंगे? कॉर्नर्स के कारण तो 1 है और बाकी सारे फेस सेंटर के कारण 2 हो जाएगा, तो A3 रह जाएगा ये. अभी ये जो AB टाइप था वो एक्चुअली में क्या था? A4 B4 राइट, तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स AB राइट. अब ये क्या रह जाएगा? A3 है ना, और B4. ठीक है, व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहे हैं एंड द डेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड. तो डेंसिटी तो इससे निकाल लेंगे कि मास में लॉस कितना हो गया, 40 यूनिट का हो गया है ना, B60 है. ठीक है, तो कितना आ गया ये मास, राइट, जितना भी है ये देख लो इसमें. 40 से 120 प्लस 4 से 240, तो 360. दूध दे रही हो क्या अभी? ठीक है, डेंसिटी इन्होंने RA और RB दे रखा है यहाँ पे. वही बोल ठीक रही है, तो थी, ये आपको रिलेशन पता होगा बेटा. ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा. क्या होगा? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो R प्लस प्लस R माइनस इक्वल्स टू A, 2 R प्लस प्लस R माइनस इक्वल्स टू A. R प्लस R माइनस की वैल्यू दे रखी है 4.2 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 2 इंटू, तो 8.4 एंगस्ट्रॉम आ गया A की वैल्यू. तो अब आपको मास पता है 360, Z की वैल्यू, Z की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने A3 B4 लिखा है, तो 360 डिवाइड बाई 8.4 का होल क्यूब इंटू 0.6, ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, 360 से 0.6 करेंगे तो 3600, 600 डिवाइड बाई 8.4, 8.4, 8.4, ये कितना होगा? 8 का स्क्वायर होता है 84, सॉरी 64 और 9 का 81, तो 70 के आसपास आएगा, 72 समथिंग, 72 इंटू 8, 8.4. कितना आ रहा है डेंसिटी? देखो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है. यस सर 1.01. हाँ, ये आ जाएगा, ये 600 के आसपास ही आएगा आंसर, 2.01. अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम ये वाला लैटिस लेके चलेंगे, है ना. कौन सा लैटिस था ये? बॉइड्स को तो देखना नहीं है, राइट. तो टोटल लेट्स से बॉल ऑक्यूपाइड एरिया कितना हो गया 3 के कारण, 3 इंटू 4/3 RQ, और AQ आपको पता है, R लेट्स से RA भी पता है. एक मिनट, सॉरी, A ऑक्यूपाइज द कॉर्नर एंड यूनिट सेल, और इन्होंने एक ही डिस्टेंस कम दे रखी है.
या तो ये उल्टा होगा, है ना, ये कुछ यहाँ पे बी होगा, फिर चौर होगा ये, है ना, यहाँ कुछ अलग होगा। समझ में आ रही है ना ये बात? ये आर ए तो छोटा दे रखा है, यस आर सर। अगर ए क्यूबिक यूनिट सेल में है और फेस सेंटर पे है तो ये है ना, ये उल्टा है, ठीक है, यहाँ उल्टा मान के चल रहे हैं। तो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे आर ए की वैल्यू 2.8 लिख लेना और ए क्यू निकाल लेना, बस इससे आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। सर एक डाउट है, हम्म, सर जब हम डेंसिटी ले रहे थे तो z की वैल्यू 1 लेके कर रहे थे क्या? जेड की वैल्यू, z की वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं ना सर? हाँ यहाँ पे क्योंकि हमने फॉर्मूला यूनिट, अभी फॉर्मूला A4 B4 है ना, को हम 4 टाइम्स ए भी लिख रहे थे, इसलिए Z4 लिख दे रहे थे। अभी क्या हुआ, एक इफेक्टिवली 1 ए का लॉस हो गया है ना, यस। तो A3 B4 इज द फॉर्मूला यूनिट कंप्लीट, तो हमने इसका मास लिख लिया। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन में हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ये भी आ जाए कि वॉइड भी ऑक्यूपाई कितने हैं। अगर वैसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3/4 पाई 3 इंटू 4/3 पाई आर ए का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई आर बी का होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। इसको करके देखो, आई थिंक ये होगा पैकिंग एफिशिएंसी। इन्होंने टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई देखा और फिर ये देखा, इससे ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 पाई आर है ना 4/, यहाँ से ये 4/3 पाई कॉमन ले लो, 3 आर ए का होल क्यूब प्लस 4 आर बी का होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। करके देख लो आंसर बन रहा है या नहीं। 13th, चलो 13th ट्राई करो, पहले खुद करो इस बार, गिविंग यू 10 मिनट्स। तो ये कह रहे हैं बीसीसी लैटिस में अगर मान लो आपको कोई एटम फिट करना पड़े तो वो आप कहाँ फिट करोगे? तो मेरे हिसाब से अलोंग द एज सेंटर ही आ जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे तो ऑलरेडी है और बॉडी सेंटर जो है वो आपका कॉर्नर से टच कर रहा है, राइट? तो हाँ बीच में आएगा, मतलब फेस सेंटर पे वॉइड आएगा, सॉरी मतलब एज सेंटर पे नहीं, फेस सेंटर पे वॉइड बनेगा। ठीक है, तो आपका फेस सेंटर वाला कैसा बना? अच्छे, अगर इमेजिनेशन में देखा जाए तो ये फेस है, अच्छे ये सेंटर है, तो ये हमें पता है ये 2R है, ऐसे ही इस दूसरे वाले से हमें पता है 2R है, राइट? तो आपको देखना है इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस A है ना, बॉडी सेंटर से सेंटर के बीच में। तो ये 2R से डिस्टेंस पता चल जाएगी, इसके बीच का डिफरेंस कितना रह गया, फिर से समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं। एक मान लो बॉडी सेंटर क्यूब है, तो यहाँ पे ये सब आपको पता है, ये जो एटम है बॉडी सेंटर है, ये सारे कॉर्नर से टच करता है ना, सबसे टच करेगा। और फिर एक यहाँ पे है, तो ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल टाइप बन गया है ना शेप, ये चारों एक में है और इसके बीच में यहाँ कहीं पे भी आपका वॉइड बनेगा। अब कैसे पता चलेगा हमें, तो ये डिस्टेंस 2R है और राइट ये वाली डिस्टेंस 2R है, ये वाली डिस्टेंस 2R है, तो ये वाली डिस्टेंस आप निकाल लोगे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस A है, A/2 है, ये डिस्टेंस निकल जाएगी तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं, नहीं ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये A है,
ये तो निकल ही आएगा ना, ये अगर ये R है, ये R है, तो A minus 2R क्या होगा? That is going to fit, best fit over here. जो आपका void बनेगा वो A minus 2R में फिट होगा डिस्टेंस पे। फिर बस एक बार क्रॉस चेक करके ये और देखना पड़ेगा कि ये आपस में है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें कितना आ रहा है। ये डिस्टेंस हो जाएगी a√2 है ना। तो a√2 minus 2r और a minus 2r सबसे छोटी कौन है? यही है, तो यही आएगा, a minus 2r के हिसाब से आएगा। आंसर क्या दे रखा है? दे रखा है कुछ? फिर पैकिंग फ्रिक्शन देख लेना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ठीक है, फिर अब मेरे हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, राइट। तो आज जो है यहीं पे खत्म करते हैं, ये ऑलमोस्ट फिनिश है ये चैप्टर। एक डिफेक्ट और बताने हैं, राइट। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिक्विड सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे फिर नेक्स्ट। सर सर एक सेकंड, वो पीडीएफ दिखा दो ना दूसरा। हाँ सर, पेरोक्साइड स्ट्रक्चर एक बार दिखा दूँ। सर पेरोक्साइड स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू स्पाइनल जैसी है। हाँ नहीं, अलग अलग है। यहाँ 3 आएगा, ये देख लो ना, AB और 3 इसका 1 और इसका 1। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स इट देन। हेलो सर, 13th वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ। आप एक और 13th वाले में देखो, वहां पे दो लेट्स से आपको रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, और मुझे पता भी नहीं है उसका आंसर क्या है, हो सकता है कुछ और भी हो। अप्रोच क्या हो सकती है वो देखो, कहाँ हो सकता है, राइट। तो लेट्स से आपको ये बात पता है कि किसी भी बॉडी सेंटर में कॉर्नर ऑक्यूपाई है, और लेट्स से यहाँ पे बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में ही कोई वर्ड बन रहा होगा, और आपको पता है ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, है ना, यस ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये वाला इससे टच नहीं कर रहा है, तो उसके बीच में ही कहीं वॉइड बन रहा होगा, जो भी वॉइड बन रहा होगा। अब ये वॉइड क्या हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप पहले ये डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो ये ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है a√2 होती है। a√2 में r तो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, r ये ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ पे, a√2 minus 2r। और आप ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस क्या है, दो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस है a minus 2r। अब ये कह रहे हैं दे डोंट वांट टू डिस्टॉर्ट। ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ पे इन दोनों से टच करता हुआ लेट्स से कोई वॉइड होगा, तो ये इसको डिस्टॉर्ट करेगा, है ना, थोड़ा और पीछे की तरफ धकेलेगा, यस राइट। तो कौन सा वाला होगा, इस वाले को होगा a minus 2r, क्योंकि a√2 तो थोड़ा बड़ा है ना, तो a minus 2r आना चाहिए। a minus 2r के हिसाब से ये यहाँ पे एटम की रेडियस आएगी, एंड दैट विल नॉट डिस्टॉर्ट अदर एटम। वो केवल और केवल ये है ना, इस सेंटर और इस सेंटर को टच कर रही थी, यस समझा। है ना। और कोई पॉसिबिलिटी लग सकती है और कहीं पे भी, चाहे मतलब कहीं पे भी ले लें लेट्स से, है ना। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, फेस सेंटर पे आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही ट्रीट होगा, है ना, हर जगह, तो इसके बीच में आएगा। सर सबसे बड़ा ये पूछा है क्या, क्या सबसे बड़ा पॉसिबल बड़ा पॉसिबल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द लेट्स से स्ट्रक्चर, है ना। तो ये इसको दूर नहीं भेज रहा है, तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब इनको दूर नहीं भेज रहा है, सॉरी। तो यही होगा, है ना, विदाउट डिस्टॉर्टिंग। यस सर, क्योंकि अगर उधर हम एक एटम रखेंगे तो भी वो आधा ही रह पाएगा ना।
नहीं, इधर अगर हम एटम रखेंगे आधा क्यों रह पाएगा, ये पूरा होगा, आधा इस वाले यूनिट सेल में होगा, आधा ऊपर वाले में होगा। Yes, sir, yes. Thank you, sir. ठीक है। Thank you, sir. Thanks. बाय। Nice.